नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर्स रिवीजन फॉर प्रीलिम 2020 में आपका स्वागत है। आर्ट एंड कल्चर के करंट अफेयर्स के रिवीजन का ये हमारा 13वां लेक्चर है। इस वीडियो में हम जून महीने के आर्ट एंड कल्चर के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। डिस्कशन का फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल मालाबार रिबेलियन से संबंधित 1921 में हुई थी मालाबार रिबेलियन और अगले साल इसको 100 साल पूरे हो जाएंगे। तो काफ़ी सारी मूवीज़ अनाउंस हुई हैं इस थीम पर आधारित। मालाबार रिबेलियन में क्या हुआ था 1921 में? देखो, केरल में जो मालाबार रीजन है वहाँ पे मोपला मुस्लिम्स हुआ करते थे, छोटे किसान या फिर पीजेंट्स, और बड़े जो जमींदार हैं वो हिंदू हुआ करते थे। उस समय आपको याद होगा खिलाफत आंदोलन चला था। बताइए खिलाफत आंदोलन क्यों चला था? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में देखो, ओटोमन एम्पायर ने, ओटोमन एम्पायर मतलब आज का टर्की, इन्होंने जर्मनी के पक्ष में पार्टिसिपेट किया था और ये युद्ध हार गए थे। युद्ध के ख़त्म होने के बाद ओटोमन एम्पायर की अथॉरिटी को काफ़ी ज़्यादा डिग्रेड कर दिया गया था विक्टर्स के द्वारा, ब्रिटिशर्स और इनके साथी देशों के द्वारा, और ओटोमन एम्पायर से टेरिटरीज भी छीन ली गई थी। इसी का विरोध किया जा रहा था इंडिया में खिलाफत मूवमेंट में। खिलाफत मूवमेंट की मांग ये थी कि ओटोमन एम्पायर को उनकी टेरिटरीज लुटाई जाएं, उनकी अथॉरिटी को रिस्टोर किया जाए और वापस से जो पवित्र मुस्लिम साइट्स हैं उनका कंट्रोल इनको दिया जाए, ये सब चीज़ें। तो हमारे देश में केरला में जो मालाबार रीजन है वहाँ पर भी हिंदू और मुस्लिम शुरुआत में एकजुट हुए ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट विरोध करने के लिए। जैसा शुरुआत में हमने डिस्कस किया, उस समय हिंदू लैंडलॉर्ड्स थे, उनके पास ज़मीन थी, छोटे किसान और पीजेंट्स ये मुस्लिम्स थे। तो शुरुआत में तो विरोध ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट था, लेकिन धीरे धीरे रिबेलियन ने कम्युनल कलर ले लिया। दंगे हो गए हिंदूज के और मुस्लिम्स के बीच में वहां पर, और इन दंगों में ब्रिटिशर्स ने भी आग में घी डालने का काम किया। वो तो देखो चाहते ही थे, पहले मूवमेंट चल रही थी उनके अगेंस्ट, लेकिन अब उनके अगेंस्ट तो छोड़िए, जो विरोध करने वाले थे वो आपस में ही लड़ रहे थे। यही ब्रिटिशर्स चाहते थे कि हमारे खिलाफ जो विरोध है वो ख़त्म हो जाए और विरोध करने वाले आपस में ही लड़ने लगें। इसी मूवमेंट से संबंधित एक इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी है वरियन कुंजा हमीद हाजी। ये मालाबार रिबेलियन के काफ़ी सारे इम्पोर्टेंट लीडर्स में से एक थे। इन्होंने अपने 7500 साथियों के साथ मिलकर काफ़ी सारी टेरिटरी पर कंट्रोल इस्टाब्लिश कर लिया था, यानी ब्रिटिशर्स से काफ़ी सारी टेरिटरी इन्होंने छीन ली थी और कुछ दिनों तक पैरेलल गवर्नमेंट भी चलाई, मतलब समानांतर सरकार। ब्रिटिशर्स ने अपना कंट्रोल लूज कर दिया था उस टेरिटरी पर जिस पर इन्होंने अपना कंट्रोल इस्टाब्लिश किया था, और उस टेरिटरी पर ये अपनी सरकार चला रहे थे और देश के बाकी हिस्से में ब्रिटिशर्स की सरकार थी। लेकिन ज़्यादा समय तक ऐसा नहीं चल सका। 1922 में एक ट्रीटी की आड़ में ब्रिटिशर्स ने धोखा दिया हाजी को, और इसमें गद्दारी की इन्हीं के एक दोस्त ने। बाद में ब्रिटिश जज के सामने इनको प्रस्तुत किया गया और मौत की सज़ा सुनाई गई इनके साथियों समेत। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया मालाबार रिबेलियन से संबंधित। चलते हैं आगे। इम्पोर्टेंट आर्टिकल एग्वाडा फेनिक्स के बारे में है। ये क्या है? देखो, आपने माया सिविलाइजेशन का नाम सुना होगा। काफ़ी बार माया सिविलाइजेशन सुर्खियों में आती है अपने कैलेंडर की वजह से या फिर सीढ़ी नुमा पिरामिड्स की वजह से। आपको याद होगा 2012 में बहुत सारे साइंटिस्ट ने ये कहा था कि माया सिविलाइजेशन के अनुसार 2012 में दुनिया खत्म होने वाली है, ये डूम्स डे है, यानी कयामत का दिन है। इस प्रकार की बहुत सारी डिबेट चली थी 2012 में। तो कुछ एक्सपर्ट्स के द्वारा ये सब प्रेडिक्ट किया गया था माया सिविलाइजेशन के कैलेंडर के आधार पर। खैर, ये तो सिर्फ आपको बताया कि माया सिविलाइजेशन बहुत बार सुर्खियों में आती है। न्यूज़ क्या है अभी? न्यूज़ ये है, इस माया सिविलाइजेशन का सबसे पुराना और सबसे बड़ा स्मारक आर्कियोलॉजिस्ट ने ढूंढा है। कहाँ पर ये माया सिविलाइजेशन का सबसे पुराना और सबसे बड़ा मोनूमेंट यानी स्मारक मिला है? ये मैक्सिको में मिला है। मैक्सिको का एक शहर है तबास्का। यहाँ पर देखिए आप, तबास्को शहर है मैक्सिको का। यहाँ पर आर्कियोलॉजिस्ट ने ये अग्वाडा फेनिक्स ढूंढा है
माया सिविलाइजेशन का सबसे पुराना और सबसे बड़ा स्मारक। ये 3000 साल पुराना है। ये 800 बीसी से लेके 1000 बीसी के बीच में बनवाया गया था। 4600 फीट लंबा है और 50 फीट ऊंचा है। इस स्मारक को देख के देखो, ऐसा लगता है जैसे उस समय बहुत ज़्यादा एनर्जी, बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट किया होगा इस मोनूमेंट को बनवाने में। और लास्ट में एक और इम्पोर्टेंट बात, वैसे देखो माया सिविलाइजेशन में बाद वाले समय में जो इस प्रकार के मोनूमेंट्स बनवाए गए थे, उनमें राजाओं के या फिर एलीट लोगों के बड़े बड़े स्कल्पचर्स यानी मूर्ति और थ्रोन्स देखने को मिलते हैं। लेकिन ये जो स्मारक मिला है, इसमें रूलर्स या फिर एलीट लोगों की मूर्तियां नहीं देखने को मिलती हैं। तो इससे यह पता लगता है कि जिन लोगों ने इस स्मारक को बनवाया था वो थोड़े ज़्यादा इगैलिटेरियन थे, मतलब इक्वालिटी में विश्वास रखते थे, बजाय उन लोगों के जो माया सिविलाइजेशन में बाद में आए, बाद की जनरेशन वाले, क्योंकि उन्होंने बाद में जो स्मारक बनवाए उनमें इस प्रकार के सर होते थे राजाओं के या फिर एलीट लोगों के, तो उनको ज़्यादा तवज्जो दी जाती थी। तो अगर यूपीएससी पूछ लेती है एग्वाडा फेनिक्स क्या है और 4 रैंडम ऑप्शंस दे दिए जाते हैं, तो आप आसानी से आंसर कर सकोगे एग्वाडा फेनिक्स है क्या। चलते हैं आगे। अगला आर्टिकल बुद्धिस्ट रॉक कार्विंग्स ऑन गिलगिट बाल्टिस्तान से संबंधित है। देखो, ये पवित्र रॉक है हुंजा की। कहाँ पर है? गिलगिट बाल्टिस्तान, जो अभी फ़िलहाल पाक अधिकृत कश्मीर में है, वहाँ पर है ये हुंजा रॉक। और इस हुंजा रॉक के ऊपर इस प्रकार की नक्काशी है, कार्विंग्स हैं, इमेज छपी हुई है। इतिहास की बात करें तो ये जो कार्विंग्स हैं हुंजा रॉक के ऊपर, ये देखो 1st मिलेनियम एडी तक पुरानी है। और ये रॉक कहाँ है? ये रॉक, हुंजा रॉक जो है, ये एक पहाड़ी के ऊपर है और हुंजा रिवर के ईस्ट में है। अब क्वेश्चन उठता है, इस हुंजा रॉक के ऊपर ये जो नक्काशी है वो किसकी है? थीम क्या है? देखो, ये मेनली बुद्धिज़्म से संबंधित कार्विंग्स हैं, जैसे आप तस्वीर में देख रहे हो। ये जो पूरा सर्कल है ना बुद्धिज़्म का, तिब्बत, लद्दाख, उसी का ये पार्ट है हुंजा रॉक। और काफ़ी जो ये इमेजेस हैं, ये देखो प्री हिस्टोरिक ईरा की हैं। मेनली ये जो पवित्र रॉक है, ये 2 पोर्शंस में डिवाइडेड है, एक अपर पोर्शन और उसके नीचे लोअर पोर्शन। दोनों ही पोर्शंस पर कार्विंग्स हैं, यानी नक्काशी हैं, और ये प्री हिस्टोरिक ईरा की हैं। पहले इस साइट पर काफ़ी सारे बुद्धिस्ट शेल्टर्स भी थे एंशियंट टाइम में, लेकिन देखो समय के अनुसार वो बुद्धिस्ट शेल्टर्स जहाँ पर बुद्धिस्ट मोंक्स विश्राम किया करते थे वो कोलैप्स हो गए हैं। अब बात करते हैं ये हुंजा रॉक की हम बात क्यों कर रहे हैं, मतलब क्यों न्यूज़ में आई है ये हुंजा रॉक। इस हुंजा रॉक को देखो नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है। इस्लाम से संबंधित स्लोगन्स लिख दिए गए, यहाँ पर पाकिस्तान का झंडा चिपका दिया गया। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है जो पाकिस्तान और चाइना के द्वारा मिलकर एक डैम इस्टेब्लिश किया जा रहा है गिलगिट बाल्टिस्तान में, डायमर भाषा डैम, इसके बारे में हमने डिस्कस भी किया था। इस डैम के अगेंस्ट इंडिया ने कंसर्न्स रेज किए थे और उसी के अगेंस्ट कुछ शरारती तत्वों ने ऐसा किया है। इंडिया ने इसके अगेंस्ट भी कंसर्न्स रेज किए हैं। तो हुंजा रॉक इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में यूपीएससी पूछ सकती है कहाँ पर है। नेक्स्ट आर्टिकल चैंगपा ट्राइब के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? आप ये मैप एक बार फिर से देखिए। ये जो एरिया है ना, चुमार एरिया, और यहाँ पर है डेमचोक का एरिया। यहाँ पर चाइनीज़ सैनिकों की घुसपैठ की वजह से चैंगपा ट्राइब के वो लोग जो अपने पशुओं को चराते हैं, उनके लिए पशुओं को चराने वाला एरिया काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है, क्योंकि चाइनीज़ सैनिकों ने चुमार एरिया में और डेमचोक एरिया में घुसपैठ की है। तो चैंगपा ट्राइब की हम बात कर लेते हैं। देखो, चैंगपा ट्राइब के 2 टाइप के लोग हैं। एक वो जो अभी भी घूम घूम कर अपने पशुओं को चराते हैं, उन्हें कहा जाता है फैलपा, यहाँ पे नीचे नाम देखिए। और चैंगपा कम्युनिटी के वो लोग जो बिल्कुल सेटल डाउन हैं,
जो नोमैडिक नहीं हैं उन्हें कहा जाता है फंगपा। अब देखो, जो फेल्पा हैं मतलब चेंगपा कम्युनिटी के वो लोग जो घूम घूम के अपने पशुओं को चराते हैं, वो अपने पशुओं को झुंड को लेकर जाते हैं हैनले वैली से लेके लाटो विलेज तक। जो हैनले वैली है, इस वैली में अलग अलग 6 बस्तियां हैं चेंगपा कम्युनिटी के लोगों की, और वो सारे फंगपा हैं। मतलब हैनले वैली में 6 बस्तियों में जो लोग रहते हैं वो वहीं सेटल डाउन हैं, वो घूम घूम कर अपने पशुओं को चराते नहीं हैं। वैसे देखो, लाइफस्टाइल दोनों का अलग अलग है, फेल्पा का और फंगपा का, लेकिन इंटर ग्रुप मैरिज होती है। कौन सी लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है? चेंगपा कम्युनिटी के जो लोग हैं वो चंगखट लैंग्वेज बोलते हैं। यहाँ पर देखो, लैंग्वेज का नाम है चंगखट। ये एक प्रकार से डायलेक्ट है तिब्बतियन लैंग्वेज की। डायलेक्ट मतलब बोली है। जैसे देखो, हरियाणवी हिंदी की एक बोली है। इनके द्वारा तिब्बतियन बुद्धिज्म धर्म को प्रीच किया जाता है, प्रैक्टिस किया जाता है। लास्ट में थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन भी है चंगथंगी या फिर पासमीना गोट के बारे में सॉरी, पासमीना शोल के बारे में आपने सुना होगा। पासमीना बकरी से जो वूल प्राप्त होता है उसी से बनती है पासमीना शोल। वैसे देखो, अभी भी काफ़ी सारी जगहों पर यही लिखा होता है लद्दाख इन जम्मू एंड कश्मीर, जबकि लद्दाख अब अलग से यूनियन टेरिटरी बन चुका है। खैर, बात यह है, लद्दाख में हाई एल्टीट्यूड रीजन्स में स्पेशल ब्रीड की एक बकरी पाली जाती है, उसी का नाम है पासमीना गोट, और ये बकरी यहीं की मूल निवासी है। पासमीना गोट को पाला जाता है अल्ट्रा फाइन कश्मीरी वूल प्राप्त करने के लिए, और एक बार इसे बुन लिया जाए तो इसे कहा जाता है पासमीना वूल, और इसी से जो शोल बनती है उसे कहा जाता है पासमीना शोल। ये बकरियां देखो पाली जाती हैं और चराई जाती हैं नोमैडिक कम्युनिटीज़ के द्वारा, जिनका नाम है चेंगपा। और बिल्कुल स्पेसिफिकली बात करें तो बताइए, चेंगपा कम्युनिटी के कौन से लोग नोमैडिक होते हैं? फेल्पा। और सेटल डाउन कौन से होते हैं? फंगपा। खास बात देखो ये है, ये जो गोट्स हैं, पासमीना गोट्स या फिर चंगथंगी गोट्स, इन्होंने लद्दाख रीजन की, लेह की और चंगथंग की इकोनॉमी को रिवाइटलाइज किया है। मतलब इनकी वजह से काफ़ी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ यहाँ पर होती हैं। तो यूपीएससी सिंपल से सिंपल क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ सकती है कि फेल्पा, फंगपा ये क्या हैं? ये चेंगपा कम्युनिटी के लोग हैं या फिर कोई गोट है, वूल है? मतलब अजीब से ऑप्शंस यूपीएससी के द्वारा दिए जा सकते हैं। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल इंडियाज असिस्टेंस फॉर पशुपतिनाथ टेम्पल के बारे में है। ये टेम्पल कहाँ पर है? ये नेपाल में है, काठमांडू में। एक प्रोजेक्ट है इंडिया और नेपाल का, नेपाल भारत मैत्री डेवलपमेंट पार्टनरशिप। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत तय ये हुआ था, एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ था। इंडिया पैसे देगा और इस टेम्पल में एक सैनिटेशन फैसिलिटी यानी स्वास्थ्य केंद्र इस्टेब्लिश किया जाएगा। समझ गए? कौन से प्रोजेक्ट के अंतर्गत ये सैनिटेशन फैसिलिटी इस्टेब्लिश की जाएगी पशुपतिनाथ टेम्पल में? नेपाल भारत मैत्री डेवलपमेंट पार्टनरशिप। देखो, वैसे तो नेपाल और इंडिया के बीच फिलहाल थोड़ी सी बॉर्डर को लेकर टेंशन्स हैं, क्योंकि नेपाल ने एक नया मैप अपनाया है। हालांकि उनके प्रेसिडेंट की एसेंट मिलना अभी बाकी है, लेकिन मिल ही जाएगी। मतलब नेपाल ने अब एक ऐसे मैप को अपनाया है जिसमें इंडिया का एरिया है। बावजूद इसके इंडिया अपनी कमिटमेंट को पूरा कर रहा है इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत, और इंडिया ने कहा है हम ऑलमोस्ट 2.5 करोड़ की 2 करोड़ 33 लाख की फाइनेंशियल असिस्टेंस देंगे नेपाल को इस मंदिर में सैनिटेशन फैसिलिटी इस्टेब्लिश करने के लिए। बाकी देखो, कुछ ऐसी डिटेल्स हैं जो हमारे लिए इतनी ज़रूरी नहीं हैं, जैसे कौन इम्प्लीमेंट करेगा इस प्रोजेक्ट को। काठमांडू मेट्रोपॉलिटन सिटी नॉर्म्स रखे जाएंगे गवर्नमेंट ऑफ नेपाल के द्वारा, और 15 महीनों के अंदर ये सैनिटेशन फैसिलिटी बना दी जाएगी। इससे पहले 2018 में इसी प्रोजेक्ट के अंतर्गत एक धर्मशाला बनवाई गई थी, नेपाल भारत मैत्री पशुपति धर्मशाला। सिग्निफिकेंस देखो इस प्रोजेक्ट की ये है, पीपल टू पीपल जो टाइज हैं वो और ज़्यादा इन्हेंस होते हैं, कल्चरल टाइज मजबूत होते हैं इंडिया और नेपाल के बीच।
लेकिन फिलहाल ऐसा होता दिख नहीं रहा है। खैर, बात करें पशुपतिनाथ टेम्पल की, भगवान शिव को डेडिकेटेड ये टेम्पल है और एशिया में भगवान शिव के भक्तों के लिए ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिलीजियस साइट है। नेपाल में ये लार्जेस्ट टेम्पल कॉम्प्लेक्स है, बागमती रिवर के दोनों ओर फैला हुआ है, इस साइड भी इस साइड भी। सिर्फ हिंदुओं को जाने दिया जाता है मेन टेम्पल के अंदर। इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का तमगा दिया गया था 1979 में, किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल मैग्लेनोडोन बाइकास केंके से संबंधित है। ये जो स्क्रीन पे आप मुश्किल सा नाम देख रहे हो, क्या कंटेस्ट है? देखो, ये एक मैमल है जो आज से 74 मिलियन ईयर्स पहले रहा करता था। क्या कंटेस्ट है? अभी कंटेस्ट ये है, पैटागोनिया में, पैटागोनिया एक रीजन है साउथ अमेरिका में, लोकेशन आप देख सकते हो, ये यहाँ पे चिली है, ये अर्जेंटीना है और ये पैटागोनिया है साउथ अमेरिका में। तो पैटागोनिया रीजन में एक नेशनल पार्क है, नेशनल पार्क का नाम है टोरिस डेल पेन। इस नेशनल पार्क में इस मैमल के, जो आज से 74 मिलियन ईयर्स पहले रहा करता था, इस मैमल के दांत के रिमेन्स मिले हैं, अवशेष मिले हैं। ये न्यूज़ है। ये जो नेशनल पार्क है टोरिस डेल पेन नेशनल पार्क, ये फेमस है इस चीज़ के लिए, यहाँ पर ग्लेशियर्स देखने को मिलते हैं, समुद्र का जो पानी है वो बिल्कुल फ्रोजन स्टेट में मिलता है। अब थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन हम डिस्कस करते हैं। ये मैग्लेनोडोन बाइकास केंके छोटा सा मैमल हुआ करता था जो रहा करता था साउदर्न पैटागोनिया में क्रिटेशियस ईरा में। ये देखो, ये जो टाइमलाइन है विभिन्न ईरास की, क्रिटेशियस ईरा में ये मैमल रहा करता था बाकी एनिमल्स के साथ, जैसे डायनासोर्स, क्रोकोडाइल्स, टर्टल्स, बर्ड्स। ये कहा गया किसके द्वारा? ये देखो, नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम ऑफ चिली के द्वारा एक पब्लिश किए गए आर्टिकल में कहा गया। आप एक और टर्म का मतलब जान लीजिए, गोंडवानाथीरिया। ये क्या है? गोंडवानाथीरिया वो मैमल्स हैं जो डायनासोर्स के साथ रहा करते थे। कहाँ पे? साउदर्न हेमिस्फीयर में। मैं फिर से बोलता हूँ, साउदर्न हेमिस्फीयर में मैमल्स जो डायनासोर के साथ रहा करते थे उन्हें कहा जाता है गोंडवानाथीरिया। और ये जो मैग्लेनोडोन बाइकास केंके जो है, ये अंडे देने वाला मैमल था कंगारूस की तरह। वैसे देखो, ये जो मैमल था रोडेंट नहीं था, मतलब चूहे जैसा एनिमल नहीं था, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चूहे जैसे दांत इस मैमल ने डेवलप कर लिए थे। लास्ट में एक बात ये बोली जाती है, गोंडवानाथीरिया मतलब वो मैमल्स जो डायनासोर्स के साथ रहा करते थे साउदर्न हेमिस्फीयर में क्रिटेशियस पीरियड में, उनके रिमेन्स मिलना बहुत ज़्यादा रेयर है। लेकिन अभी पैटागोनिया रीजन में 74 मिलियन ईयर पहले रहने वाले मैमल के दांत के रिमेन्स मिले हैं। तो ये अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है। और साउदर्न हेमिस्फीयर में इतना नीचे गोंडवानाथीरिया के रिमेन्स कभी नहीं मिले हैं। मतलब इतना नीचे का मतलब जैसे ये ग्लोब है, तो साउदर्न मोस्ट डायरेक्शन में देखें तो इतना नीचे रिमेन्स नहीं मिले हैं गोंडवानाथीरिया के। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल लाल बाल पाल की स्पिरिट से संबंधित है। क्या कंटेस्ट है? पुणे बेस्ड एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है सरहद। ये देखो, एक सीरीज ऑफ लिटरेरी एंड कल्चरल प्रोग्राम्स लॉन्च करेगा ताकि महाराष्ट्र एंड वेस्ट बंगाल के बीच कनेक्शंस को स्ट्रेंथन किया जा सके और लाल बाल पाल की स्पिरिट को फिर से रिवाइव किया जा सके। लाल बाल पाल कौन थे? लाल मतलब लाला लाजपत राय, बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक और पाल मतलब बिपिन चंद्र पाल। ये देखो, काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थे आज़ादी की लड़ाई में। जब बंगाल का विभाजन हुआ था उसके अगेंस्ट एक मूवमेंट लॉन्च की गई थी, स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट में इन्होंने इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। उस समय इंडियंस को मोबिलाइज किया गया था बंगाल पार्टीशन के खिलाफ। इन लोगों ने
धरने प्रदर्शन कंडक्ट हुए थे, लोगों से आह्वान किया था आप ब्रिटिश गुड्स का बाइकआउट कीजिए। ये लोग चाहते थे कि ये मूवमेंट बंगाल से बाहर निकलकर देश के दूसरे हिस्सों में भी फैले। लेकिन देखो, जैसे ही इनको अरेस्ट किया गया, मूवमेंट धीरे पड़ गई, धीमी पड़ गई। वैसे और भी काफ़ी सारे रीजन्स थे, लेकिन एक ये मुख्य रीजन था। कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जिनके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 1895 में लाला लाजपत राय ने पंजाब नेशनल बैंक स्टार्ट किया था। ये पहला इंडियन बैंक था जो सिर्फ और सिर्फ इंडियन कैपिटल के साथ स्टार्ट किया गया था और अभी भी पंजाब नेशनल बैंक फंक्शन करता है। 1917 में लाला लाजपत राय ने इंडियन होम रूल लीग ऑफ अमेरिका की स्थापना की थी। 1884 में बाल गंगाधर तिलक ने डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी को इस्टेब्लिश किया था पुणे में, और इसी के तले नया इंग्लिश स्कूल ओपन किया था प्राइमरी स्टडीज़ के लिए, और फर्गसन कॉलेज खोला था हायर एजुकेशन के लिए। बिपिन चंद्र पाल, इनकी राय ये थी लोगों को स्वदेशी गुड्स के ऊपर रिलाय होना चाहिए, इसकी सहायता से लोग गरीबी से निजात पा सकते हैं। तो ये जो एनजीओ है सरहद, ये देखो लगातार 2 साल तक इस प्रकार के साहित्यिक और कल्चरल प्रोग्राम्स लॉन्च करता रहेगा, चलाता रहेगा। कब से कब तक? 1 अगस्त को तिलक की डेथ एनिवर्सरी होती है, इस डेट से स्टार्ट होगा ये 2 साल का प्रोग्राम। और 150वीं बर्थ एनिवर्सरी श्री अरबिंदो घोष की, ये कब होती है? 15 अगस्त को। तो 1 अगस्त 2020 से स्टार्ट होके 15 अगस्त 2022 तक ये 2 साल का प्रोग्राम चलता रहेगा समय समय पर। इससे महाराष्ट्र और बंगाल के बीच जो फ्रेंडशिप है वो भी मजबूत होगी। नेक्स्ट आर्टिकल राजा प्रभा फेस्टिवल के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? प्रधानमंत्री ने उड़ीसा के लोगों को बधाई दी इस फेस्टिवल के स्टार्ट होने पर। ये फेस्टिवल देखो उड़ीसा में सेलिब्रेट किया जाता है, काफ़ी यूनिक फेस्टिवल है। मानसून सीजन के स्टार्ट होने पर यह फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है उड़ीसा में। मान्यता ये है कि मदर अर्थ मेंस्ट्रुएशन के फेज से गुजरती है इस फेस्टिवल के दौरान। और ज़्यादा जानकारी डिस्कस करें, मदर अर्थ को रिस्पेक्ट पे करने के लिए इस फेस्टिवल के दौरान एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज़ को सस्पेंड कर दिया जाता है 3 दिनों के लिए। 3 दिनों तक ये फेस्टिवल चलता है। माना यह जाता है मदर अर्थ मेंस्ट्रुएशन के फेज से गुजरती है इस फेस्टिवल के दौरान, इसलिए एग्रीकल्चर रिलेटेड काम को रोक दिया जाता है। इस फेस्टिवल में देखो वुमनहुड को सेलिब्रेट किया जाता है। फोकस यंग वुमन पर होता है। यंग वुमन जो है वो नए कपड़े पहनती हैं, अलता अप्लाई करती हैं। अलता एक प्रकार की डाई होती है जो महिलाएं अपने पैरों में लगाती हैं। फोक सॉन्ग्स को गाया जाता है और डेकोरेटेड जो झूला होता है उसको भी झूला जाता है। कब ये सेलिब्रेट किया जाता है? देखो असरा मंथ का पहला जो दिन होता है वो होता है राजा संक्रांति। इस राजा संक्रांति के एक दिन पहले जो कि होता है पहली राजा, इस दिन से ये फेस्टिवल स्टार्ट होता है। संक्रांति वाले दिन भी चलता है और संक्रांति के एक दिन बाद भी चलता है, जिसे कहा जाता है बुधा या फिर बसी राजा। समझ गए? पहली राजा को स्टार्ट होता है, उसके बाद संक्रांति का दिन आता है, संक्रांति के दिन बाद जो दिन होता है उसे कहता है बसी राजा। तो ये 3 दिन ये फेस्टिवल चलता है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? इनकी पुण्यतिथि पर प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रिब्यूट्स पे किए। हम बेसिक जानकारी डिस्कस करें एसपी मुखर्जी के बारे में। ये पॉलिटिशियन, बैरिस्टर, एकेडमिशियन सब कुछ थे और जवाहरलाल नेहरू की कैबिनेट में इन्होंने मिनिस्टर फॉर इंडस्ट्री एंड सप्लाई के तौर पर काम किया था। ये 1929 में बंगाल लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर बने और 1934 से 1938 के बीच यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता के यंगेस्ट वाइस चांसलर के रूप में काम किया। और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन डिस्कस करें, ये देखो बंगाल प्रोविंस के फाइनेंस मिनिस्टर बने और बाद में इन्हें ऑल इंडिया हिंदू महासभा का नेशनल प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया। इसके साथ साथ महाबोधि सोसाइटी और रॉयल एशियाटिक सोसाइटी का भी प्रेसिडेंट इन्हें इलेक्ट किया गया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के मेंबर थे
और जब फर्स्ट जनरल इलेक्शन कंडक्ट हुआ था आज़ादी के बाद, ये साउथ कलकत्ता से लोकसभा का इलेक्शन जीते। जम्मू एंड कश्मीर में इनका क्या रोल रहा उस समय देखो, जब संविधान में आर्टिकल 370 के तहत स्पेशल स्टेटस दिया गया था जम्मू एंड कश्मीर को, उसका इन्होंने विरोध किया था। इन्होंने कहा था एक देश में 2 झंडे, 2 लेजिस्लेशंस, एक देश में 2 हेड्स, नहीं एक्सेप्टेबल, नहीं एक्सेप्टेबल, अनएक्सेप्टेबल, अनएक्सेप्टेबल, या फिर एक विधान, एक प्रधान, एक निशान, इस प्रकार का नारा भी इन्हीं के द्वारा दिया गया था। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल छोलुंग सुक्फा के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? कंटेस्ट देखो ये है, एक पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं गार्गा चैटर्जी। उन्होंने छोलुंग सुक्फा को चाइनीज़ इन्वेडर बताया था, चाइनीज़ आक्रमणकारी। इसके बाद असम के मुख्यमंत्री ने आदेश दिया कि उस पॉलिटिकल कमेंटेटर गार्गा चैटर्जी को इस बात के लिए गिरफ्तार किया जाए। तो कंट्रोवर्सी पैदा हो गई है। छोलुंग सुक्फा के बारे में बेसिक जानकारी हम जान लेते हैं। इन्होंने देखो 13th सेंचुरी में असम में अहोम किंगडम की स्थापना की थी। अहोम किंगडम असम में लगातार 6 सेंचुरीज तक, यानी 600 साल तक इन्होंने राज किया। और ये मूल रूप से बर्मा के थे। बर्मा मतलब आज का म्यांमार। 13वीं सेंचुरी में अपर बर्मा से अपने 9000 फॉलोअर्स के बाद साथ ये असम की ब्रह्मपुत्र वैली में आ गए। इससे पहले इन्हें काफ़ी जगह पर भटकना पड़ा था, लेकिन कहीं पर इनको शरण नहीं मिली। आखिरकार असम में, अपर असम में चराईदेव जगह पर ये अपने फॉलोअर्स के साथ सेटल डाउन हो गए। यहीं पर इन्होंने अपना छोटा सा राज्य इस्टेब्लिश किया, जो बाद में धीरे धीरे एक्सपेंड होता गया। और बाद में तो देखो अहोम किंगडम जो है काफ़ी बड़ा हो गया था। खास बात देखो ये है, ये जो छोलुंग सुक्फा हैं, इन्होंने, वैसे इनकी अलग से लैंग्वेज थी, इनका अलग से धर्म था, इनका अलग से कल्चर था, बट इन्होंने अपनी लैंग्वेज, अपने कल्चर को लोकल लोगों पर इम्पोज नहीं किया, बल्कि छोलुंग सुक्फा और इनके फॉलोअर्स ने लोकल कल्चर को अपनाया, लोकल लैंग्वेज को सीखा, लोकल रिचुअल्स को अपनाया। यूं भी कहा जाता है इन्होंने ग्रेटर असम यानी बोर असम की नींव रखी, क्योंकि इन्होंने एक बहुत बड़े रीजन को असम में एकजुट किया। इन्होंने कई सारी ट्राइबल कमिटीज़ के साथ अच्छे रिलेशंस इस्टेब्लिश किए, जैसे सूतियाज, मोरन्स और कचरीज। इन सभी रीजन्स के कारण छोलुंग सुक्फा की काफ़ी इज्जत है असम में। और जब पॉलिटिकल कमेंटेटर गार्गा चैटर्जी ने इस प्रकार की टिप्पणी की कि ये चाइनीज़ इन्वेडर थे, काफ़ी लोगों में गुस्सा था। असम के मुख्यमंत्री ने आदेश दिया इनको गिरफ्तार किया जाए। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल तला मेडल आर्ट के बारे में है। हाल ही में सोशल मीडिया पर ये जो ट्रेडिशनल आर्ट है तला मेडल, इसकी ऑनलाइन स्ट्रीमिंग हुई। देखो ये तला मेडल आर्ट यक्षगाना थिएटर का ही एक वेरिएंट है। कर्नाटक और केरला के करावाली और मलनाड रीजन में यक्षगान आर्ट को परफॉर्म किया जाता है, और उसी का ये वेरिएंट है तला मेडल आर्ट। डिफरेंस क्या है यक्षगान आर्ट में और तला मेडल आर्ट में? डिफरेंस देखो ये है, यक्षगाना जो आर्ट है उसमें डांस होता है, प्रॉपर कॉस्ट्यूम्स होती हैं, स्टेज लगता है। लेकिन तला मेडल आर्ट में ऐसा कुछ नहीं होता। जो परफॉर्मर हैं वो एक जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं बिना कॉस्ट्यूम्स के, डांस नहीं होता क्योंकि वो बैठ जाते हैं, और ऑरेटरी स्किल्स चेक करते हैं एक दूसरे की। तो आप कह सकते हो तला मेडल आर्ट जो है वो यक्षगान आर्ट माइनस डांस माइनस कॉस्ट्यूम्स माइनस स्टेज कन्वेंशंस हैं। ये डिफरेंस है यक्षगाना के बीच और तला मेडल के बीच। तो इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।